चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज का हमारा पहला प्रश्न शो हो चुका है। आप लोग पढ़िए और पढ़ने के बाद बताइए कि कौन सा सही है। चलो, मैं पढ़ के बताता हूँ प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या का सबसे बड़ा गुणज अपरिभाषित यानी कि अनंत होता है। कौन सा कथन सत्य है? देखो, चलो उत्तर जानते हैं। प्रत्येक संख्या का सबसे बड़ा गुणज, गुणज यानी पहाड़ा, तो किसी भी संख्या का पहाड़ा इस तरह हम अनंत तक लिख सकते हैं। दो का गुणज यानी किसी भी संख्या का जो गुणज है, पहाड़ा जिसको बोलते हैं, अपवर्ग, ये अनंत तक लिखा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा आप जो कथन है वो सत्य है। अब पहला कथन पर विचार करें। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है। अब मुझे ये बताओ, जैसे 5 का गुणनखंड लिखना है तो क्या क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे एक और 5 और लिखेंगे। पाँच। तो ये पांच पांच का गुणनखंड है कि नहीं है? नहीं है। कोई भी संख्या लिखो, 12 का गुणनखंड लिखोगे तो 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 6 लिखोगे, लास्ट में तो 12 लिखोगे ही। प्रत्येक संख्या का गुणनखंड वो संख्या स्वयं होता है। अब वही चीज लिखा है यहाँ की प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है, तो सही तो है। देख लो, हर संख्या का गुणनखंड लिखते हो तो उस संख्या को लास्ट में जरूर लिखते हो। तो ये कथन भी सत्य है, यानी ऑप्शन सी उत्तर है। पहला और दूसरा दोनों कथन सर सत्य। मैंने बोला था। जो भी बोले थे उसका सही है। ज्यादातर लोग भी बोले हो। तुम लोग देखे ही नहीं। प्रत्येक संख्या, हर संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है, इसीलिए तो लास्ट में लिखते हो, उसका गुणनखंड लिखते हो। प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वो स्वयं होता है। आई बात समझ में? आगे है तो आगे बढ़ो। यस सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तुम लोग सामने। अगला प्रश्न है, दो विषम संख्याओं का गुणनफल होता है। ऑप्शन ए एक सम संख्या, एक विषम संख्या, परिभाषित नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी। चलो ये बताओ वेदांत, तुम कैसे करके उत्तर बोले हो? ऑप्शन बी क्या किए फिर उत्तर बोले? हम्म, बाकी बच्चे इकाई माइक बंद रखे। को पूरा कर रहा था। जैसे एक से एक हम्म, को, तीन से तीन को, तो हर बार विषम संख्या आ रहा था, तो फिर मैं हाँ, एक विषम बिल्कुल सही। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, तुम लोग उसका कमेंट नहीं सुन पाए हो। दो विषम संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, तो कोई भी दो विषम संख्या ले लो। ये दोनों विषम संख्या है, 3 और 5। 7 और 9 भी विषम संख्या है, 1 और 3 भी विषम संख्या है। अब इसका गुणा कर करके देखो तो 5 या 15 विषम संख्या मिला, 7 या 63 विषम संख्या मिला, 1 3 एक कम 3 विषम संख्या मिला। लिखा है दो विषम संख्याओं का गुणनफल होता है। तो भाई, कोई भी दो ठो विषम संख्या ले लेकर के देखो और गुणा करो, तो जो प्राप्त हो रहा है संख्या उसको ध्यान से देखो तो सभी विषम ही प्राप्त होता है। इस तरह से कह सकते हैं कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा की हमेशा एक विषम संख्या ही होता है। क्लियर? दूसरा चीज और जान लो, एक्स्ट्रा जानकारी। कभी भी विषम संख्या का गुणा, विषम संख्या का गुणा सम संख्या से करोगे, विषम संख्या का गुणा सम संख्या से करोगे तो क्या मिलेगा? अंदाजा लगाओ। सम मिलेगा सम कि विषम? हाँ, सम हमेशा मिलेगा। सम ही मिलेगा। जैसे विषम 3 ले लो,
और सम ले लो 4, तो सम 4 है और 3 विषम है, तो 4 तिया 12, देखो 12 एक सम संख्या। तो विषम का गुणा सम से करोगे तो उत्तर सम संख्या ही मिलता है, और विषम का गुणा विषम से करोगे तो संख्या विषम ही मिलती है। ठीक, तो सर, इस चीज और में विषम हाँ विषम का योगफल सम होता है। हाँ, विषम विषम का अगर योगफल करोगे, योगफल विषम प्लस विषम, तो वो सम ही मिलेगा। जैसे 3 और धन मान लो 7 करते तो 7 3 10, ये देखो सम संख्या में। तो योगफल में सम, आपस में विषम विषम का गुणा करोगे तो विषम, विषम सम का गुणा करोगे तो सम। ये उस समय कोई भी संख्या को गुणा करने के लिए बोला है तो गुणा करके देख लो, जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ के देख लो। कंफ्यूजन है तो वैसे करके देख लेने से समस्या नहीं होता, पूरा पता चल जाता है। ये आते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो सम संख्याओं का गुणनफल होता है, देखो क्या होता है। तो चलो, तो दो सम संख्याओं का गुणनफल एक कौन सा संख्या होता है जानना है, तो दो ठो सम संख्या लेना है, कोई भी दो ठो सम संख्या ले सकते हैं। अब गुणा करके देखना है, तो 4 दुनिया ये सम है, ये सम है, और गुणनफल मिला वो भी सम मिला, इसका मतलब यही आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि ए बराबर बी हो तो ए भागित बी बराबर, ऑप्शन में है 10, 1, 2 सर, ऑप्शन नंबर बी 89। वेदांत बी। बाकी बताओ मुझे कि ये कैसे में एक बी आएगा, चलो बताओ। सर मैं बताऊं? सर, सर चलो। जब दोनों संख्या बराबर है वही संख्या, तो स्वयं संख्या से स्वयं को भाग करने पर भागफल एक ही आता है। बहुत बढ़िया। जैसे हम मान लो 5 को 5 से भाग करें तो 5 एक कम 5, भागफल एक ही आएगा। कुछ किसी से भी हो, 100 को 100 के उससे भाग करें तो भागफल एक ही आएगा। यही चीज यहाँ लिख दिया है कि ए और बी बराबर है, यानी ए की जगह में तुम जो संख्या सोचोगे, मान लो ए की जगह में 8 सोचे तो बी को भी 8 ही मानना है, क्योंकि दोनों बराबर है। अब बराबर संख्या पर हमेशा भागफल एक आता है, बिल्कुल सही। अब मान लो यहीं पर मैं घटाव का चिन्ह रखता तो क्या होता, क्या उत्तर आता? वेदांत तुम बात भी बताओ, चलो बताओ जी बाकी बच्चे। अगर ए बराबर बी हो तो ए ऋण बी बराबर क्या होगा, चलो बताओ, कमेंट करो। तो नाम बताते जाओ ना अपना पहले। पल्लवी, डी कमेंट आया है पल्लवी का, और किसका किसका आया है? मेरा सर अनीस। नाम भी बोलते जाओ ना, नाम बोलने के बाद उत्तर बोलो, या उत्तर बोलने के बाद नाम भी बताया करो, कौन उत्तर बोला हमें पता चलेगा। अनीस का उत्तर बी, डी, और पल्लवी का, चलो देखो दोनों बराबर है, इसका मतलब जैसे 8 में से 8 को घटाएं तो क्या मिलेगा, शून्य मिलता है। कोई भी एक बराबर संख्या हो, 10 में से 10 घटाओ तो शून्य मिलेगा, 100 में से 100 घटाओ तो शून्य मिलेगा। तो बराबर संख्या का आपस में घटाव करने से शून्य मिलता है, तो ऑप्शन शून्य सही है अगर घटाने के लिए था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं तुम लोगों के लिए निम्न में से 15 के गुणज के लिए सत्य है। जो बच्चा 15 का गुणज यानी 15 का पहाड़ा जानता होगा उसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। चलो 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 माइक बंद कर दो, बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन में कौन सा गलत गुणज लिखा है, कोई कमेंट करो। 80। हाँ, 15 का गुणज 80 नहीं है, दूसरा में भी 80 लिखा है।
और डी में कौन सा गलत है? 55 भी लिखा है और डी में 55 भी कौन सा लिखा है गलत है? सर, बी में 70 हाँ हाँ शायद में भी लिखा है। डी में कौन सा गलत है? 70 हाँ 70 गलत है, इसलिए ये सही हो गया। सबसे बढ़िया तरीका रहता है बच्चों, गलत ऑप्शन छांटो, तो 3 ऑप्शन आपको गलत मिल ही जाएगा। गलत वाला छांटने से सही उत्तर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। निम्न में से 50 के गुणनखंड के लिए सत्य है। अब जो बच्चा 50 का गुणनखंड लिखना जानेगा वो इसके सही उत्तर तक पहुंच सकता है। दूसरा तरीका, अगर तुमको विभाज्यता का नियम पता है तो भी 50 का गुणनखंड आसानी से लिख सकते हो। तो देखो भाई कौन सा उत्तर है, कमेंट करो। चलो ये बताओ मुझे, ऑप्शन ए क्यों गलत है? ऑप्शन ए में 25 के 50 गुणनखंड नहीं है। हाँ भाई, 50 का 20 कैसे गुणनखंड हो सकता है? गुणनखंड का मतलब होता है कि उस संख्या से भाग करें तो 0 शेष फलाना चाहिए। तो 50 को हम 20 से भाग नहीं कर सकते क्योंकि 20 के पहाड़ा में 50 आता ही नहीं। ऑप्शन बी क्यों गलत है ये बताओ। उसमें बी एक सही नहीं नहीं है। हाँ भाई, सभी संख्याओं का गुणनखंड एक होता है और इसमें एक लिखा ही नहीं है, इसलिए गलत। अब ऑप्शन सी बोलो। दो नहीं है क्योंकि इसमें 2 संख्या है। क्योंकि 50 2 से विभाजित होना निश्चित है। कोई भी सम संख्या 2 से विभाजित होगा यानी 2 गुणनखंड होता है, तो ये नहीं दिया है 2, इसलिए गलत। तो लास्ट वाला डी सही है। इसमें 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 25 भी, 50 सभी से विभाजित है। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 7 आ गया सामने में, खटाखट कमेंट करो। 12 तथा 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। चलो देखते हैं, समय नहीं गंवाते हैं। अब अगर हम मान लो बेसिक से बनाए, नहीं पता और बनाना है तो देखो क्या लिखोगे। 12 का गुणनखंड लिखोगे, गुणनखंड पूछा गया है तो 1 2 3 4 6 12 आएगा। दूसरा 16 का लिखोगे, 1 2 4 और 8 16 आएगा। अब उभयनिष्ठ देख लो रे भाई, क्या मिला? 1 2 4 किसमें है? ऑप्शन डी में है मात्र, यही उत्तर है। बाकी जो कमेंट किए वो ध्यान नहीं दिए। मैं बोला था विभाज्यता का नियम भी देख लेना। विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 1 से सब संख्या भाग जाते हैं, 2 से दोनों सम है तो जाएगा ही, 8 से 16 तो जाएगा, 12 जाएगा नहीं, तो उभयनिष्ठ कैसे होगा? ऑप्शन ए गलत, क्योंकि 8 से 16 विभाजित होगा, 12 नहीं होगा। उभयनिष्ठ वही होता है जो दोनों संख्या को विभाजित करे। ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि 6 से 12 तो विभाजित होगा, 16 विभाजित नहीं होता। ऑप्शन सी क्यों गलत है? क्योंकि 8 से 16 विभाजित होगा, 12 नहीं होगा। ठीक, तो गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है उसी को नहीं समझे, वही गलत ऑप्शन। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जिससे दोनों संख्या विभाजित हो। तो ये 8 से 16 हो रहा है, 12 तो ही नहीं रहे, तो कैसे आपको उभयनिष्ठ बोलेंगे? ठीक, याद रखो करो, विभाज्यता का नियम हमेशा याद रखो। अगला क्वेश्चन, चलो 30 तथा 50 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। चलो यहाँ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड से संबंधित प्रश्न आ गया। ऑप्शन ए पढ़ो, ऑप्शन बी पढ़ो, ऑप्शन सी पढ़ो, ऑप्शन डी पढ़ो। चलो ये बताओ मुझे, तुम में से कोई भी बताओ, ऑप्शन ए क्यों गलत है? ऑप्शन ए को गलत करने का तरीका बताओ। 10 नहीं है सर, 10 से दोनों संख्या भाग कर। यस सर। आप पहचान बताओ, पहचान। देखो पहचान बताऊं, 30 और 50 को देखो, इकाई में क्या है? शून्य है। और शून्य इकाई वाले का गुणनखंड 10 होना निश्चित रहता है। तुम कोई भी शून्य इकाई वाला
संख्या लिखो, उसका 10 गुणनखंड रहना निश्चित रहता है। तो दोनों संख्या शून्य इकाई वाला है, इसका मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक संख्या 10 होगा, ये तय था। अब चूंकि ऑप्शन ए ऑप्शन सी में 10 लिखा ही नहीं है, अब शून्य इकाई वाले का मैं बोला हूं ना 10 गुणनखंड होना निश्चित है, दोनों संख्या शून्य इकाई वाला है, मैंने उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 10 होगा, फिक्स है। ये ए और सी में नहीं था, इसलिए दोनों गलत। क्यों गलत हुआ? डी क्यों गलत हुआ? क्योंकि भाई दोनों सम संख्या है, और दोनों सम संख्या है तो दो भी एक गुणनखंड होना फिक्स था। 30 और 50 सम संख्या है, सम संख्या का दो गुणनखंड रहता ही है, इसमें नहीं लिखा है इसलिए गलत हो गया। तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब। चलो आप अब आते हैं प्रश्न 9 पर। चलो क्वेश्चन आ गया, 90 तथा 120 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। अभी जभी मैं तुम लोगों को एक नियम बताया हूं। क्या नियम बताया हूं? कि दोनों संख्या की इकाई में शून्य हो 5 और तो 10 से ज्यादा इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना निश्चित है? 10। अब बताओ, दोनों की इकाई में शून्य है तो क्या ऑप्शन ए में 10 कहीं दिख रहा है? नहीं सर, नहीं। तो जब इकाई में शून्य है तो 10 उभयनिष्ठ होगा ही, अभी तो बता दिया शॉर्ट ट्रिक। तो इसमें 10 नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता, असंभव। अब ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी में क्या गलती दिया है? ये 4 आ गए। 4 से 90 कभी विभाजित नहीं होता, इसलिए ये गलत। अब ऑप्शन डी में देखो क्या गलत है? 12 12 के पहाड़ा में 90 आता, इसलिए ये भी गलत। अब जो बचा वो तो उत्तर होगा ही निश्चित है। 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन सही होगा, ये फिक्स रहता है, उसके बाद देखना च नहीं है। तुम अगर नियम से 3 ऑप्शन गलत किए हो तो चौथा ऑप्शन जो बचा वो सही है, सोचना च नहीं है उसके बाद। और ठीक, समझ आ गया सबको? यस सर। तो यहाँ क्या समझो, पहला चीज समझना है हमको, पहली बात तो 1 से 20 तक का पहाड़ा, चाहे हिंदी में हो या अंग्रेजी में, आना चाहिए अच्छे से। क्योंकि पहाड़ा आएगा तभी तो जान सकते हो ना भाई कि 12 के पहाड़ा में तो 90 नहीं आता करके, कैसे में जानोगे? अगर 12 का पहाड़ा आएगा तभी तो जानोगे। 4 का पहाड़ा आएगा तभी तो जानोगे यार, 4 की विभाज्यता का नियम जानोगे तभी तो जानोगे ना भाई। आप 90 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, अब बचेगा 1, 10 बना, 10 तो 4 से भाग नहीं जाता, इसका मतलब 4 उसका गुणनखंड नहीं हो सकता उभयनिष्ठ। ऐसे करके पहाड़ा आना चाहिए खटाखट, तब बनेगा। अब देखो अगला प्रश्न, 20 तथा 15 के प्रथम 10 गुणजों में उभयनिष्ठ गुणज है। अगर इसको करके देखें बच्चों तो ये कह रहा है 20 और 15, समझने के लिए करें तो 20 और 15 का 10-10 गुणज लिखना है। तो क्या होगा भाई? 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 60 आएगा, ये 80 आएगा, ये 200 आएगा। अभी 15 का 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 की 45, 15 से 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 निया 135, 15 दाम 150। अब कैसे जानते हैं? देखो 20 तथा 15 के प्रथम 10 गुणज लिख लिए। अब उभयनिष्ठ गुणज जानना है तो प्रथम उभयनिष्ठ गुणज खोजेंगे।
तो 20 तो इसमें नहीं है, 40 भी नहीं है, 60 देखो, 60 दोनों में है। 60 20 तथा 15 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज है। और प्रथम उभयनिष्ठ गुणज मिल गया बच्चों, तो आगे का गुणज क्या होता है जी? उसका दुगुना। उसी का गुणज, मतलब इसी का पहाड़ा आएगा बस। 60 120 180 ऐसे। लेकिन 15 का 10 गुणज लिखना है, 20 का भी, तो 15 का 10वां गुणज तो 150 है। तो 150 से बड़ा वाला संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि 10 गुणज लिखना है। ठीक है, तो ये 60 और 120 सही होता है। ये हो जो बच्चे बिल्कुल सही करें। अब इसका तुम लोगों को दूसरा तरीका बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है ये बता रहा हूं। पहाड़ा पता रहेगा ना तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है। कैसे? अब 20 का तुम पहाड़ा लिखोगे तो 20 दहम 200 जाएगा लास्ट। 15 का पहाड़ा लिखोगे तो 15 दहम 150 जाएगा। तो ये छोटे संख्या को देखो, 150 से छोटा उत्तर होना चाहिए। ठीक, और दूसरा 20 का पहाड़ा लिख लो। 20 दूनी 40, 15 का पहाड़ा में नहीं आता। 20 तिया 60, 15 का पहाड़ा में आता है। ये पहले पहचान करना है। 20 से कम 20 बड़े संख्या का पहाड़ा लिखना है केवल, और चेक करो 15 का पहाड़ा में आता है कि नहीं। तो 20 से कम 20 15 का पहाड़ा में नहीं आता। 20 दूनी 40, 15 का पहाड़ा में नहीं आता। 20 तिया 60, 15 का पहाड़ा में आता है। 15 64, बस यही जानना है, यही। तो 60 मिल गया तो 60 का फिर पहाड़ा ही अगला उभयनिष्ठ होता है। तो 60 का मिला तो 60 का डबल 120, 60 का तिबल करे तो 180। और चूंकि 150 से बड़ा नहीं होना चाहिए तो ये नहीं हो सकता भाई, 180 बड़ा हो गया, तो केवल यही दोनों मिला, 60 और 120, जो कि ऑप्शन बी में दिया। समझ आया? ऐसे ढूंढते। यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन आ गया तुम लोग सामने। 15 के गुणज 30 45 75। तो ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह निम्न में से कौन सी संख्या लिखी जा सकती है? चलो वेदांत तुम बता दो, ये लोग तो चुप हो गए, बता ही नहीं रहे हैं। सर 15 से हाँ 7 बार में 105 भाग जाता है, और शून्य के जगह हम शून्य लिख देंगे। शून्य किसी संख्या से भाग। 15 7 105, और शून्य को तो शून्यम बार पढ़ लो रे भाई, तो शून्य लाना तो आसानी है। इस तरह ये 15 का गुणज है, इसका मतलब 15 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो 307 को 15 से भाग करेंगे तो नहीं हो रहा है, 370 नहीं हो रहा है, 850 नहीं हो रहा है, केवल ये स्पष्ट दिख रहा है। अब ये 15 दूनी 30, तो 7 तो नहीं होगा विभाजित सब। ये 15 दूनी 30 तो 70 बचा, 70 भी विभाजित नहीं होगा। 15 पची 75, तो 10 बचेगा तो 100 बन जाएगा, 100 15 से विभाजित नहीं होता। अब 15 सत्य 105 और 15 शून्यम शून्य, तो यही संख्या केवल 15 का गुणज हो रहा है, यानी 15 से भाग जा रहा है, तो ये 15 का क्या हुआ? गुणज हुआ। जो संख्या विभाजित हो जाता है वो उसका गुणज होता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। 12 तथा 17 के लिए कौन सा कथन सत्य है? कथन पर आधारित प्रश्न। देखो भाई कौन सा है। दोनों विभाज्य संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों तीन। गलत नियम जान रहे हो तो गलत ऑप्शन छांटो। विभाज्य का मतलब है बच्चों यहाँ भाज्य। बढ़िया, देखो बच्चों, दोनों विभाज्य, विभाज्य के लिए शब्द बोला हूं मैं भाज्य। तो 17 अभाज्य है तो दोनों को विभाज्य नहीं कह सकते, यानी दोनों भाज्य संख्या नहीं है। 12 बस है, 17 तो अभाज्य, इसलिए ऑप्शन ए गलत है।
ऑप्शन बी में लिखा है दोनों अभाज्य है, तो दोनों अभाज्य नहीं है, 12 भाज्य है, इसलिए गलत होगा ये ऑप्शन। दोनों भाज्य नहीं है, यानी दोनों अभाज्य नहीं है, एक भाज्य है एक अभाज्य है। अब ऑप्शन डी को देखो, दोनों 3 के गुणज है, तो 3 का गुणज 12 तो है, 3 का गुणज 17 नहीं है। भाई 3 चौक 12 होता है और 3 के पहाड़ा में यानी 17 आता है क्या? नहीं आता। तो ये भी गलत है छुआ। तो जो बच्चा नहीं जानता है कि दोनों सहभाज्य होता क्या है, तो भी ये उत्तर तक पहुंच सकता था। कब पहुंच सकता था? अगर उसको 3 के गुणज के बारे में पता है। तो 3 का गुणज यानी 3 का पहाड़ा, तो 3 का पहाड़ा 12 तो है, 17 तो नहीं है ना भाई, दोनों को कह रहा है, तो 17 तो 3 का गुणज नहीं है, तो ये क्यों तो होगा उत्तर डी। विभाज्य यानी भाज्य, तो भाज्य और अभाज्य को जो बच्चा पहचानता है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को कभी सही नहीं करेगा, क्योंकि ये 12 भाज्य संख्या है और 17 अभाज्य है। अब यहाँ दोनों को अभाज्य लिख दिया है तो गलत है ये भी, क्योंकि 12 भाज्य है। तो इस तरह से देखें तो 3 ऑप्शन तो गलत हो गया, बचा वही सही है। कभी भी एक भाज्य संख्या हो यानी अभाज्य और एक भाज्य संख्या हो, तो दोनों का जोड़ा भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभाज्य। एक संख्या भाज्य है, एक संख्या भाज्य है, तो दोनों का जोड़ा सहभाज्य। इस चीज को याद रखें। अगला क्वेश्चन 12 36, अब ये क्वेश्चन मार्क है। 96 का 6 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 80 से कम, याद रखना 3 शर्त है, 4 शर्त है इसमें। पहला तो 6 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये चारों संख्या का, और 80 से कम और सबसे अधिकतम पूर्ण संख्या बताना। जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर लिख सकते हैं। तो तुम्हारे पास 12 है, 36 है, और ये एक डब्बा में क्वेश्चन मार्क है, और फिर 96 है, और सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 6 है। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड माने क्या होता है समझते हैं? तो बताओ, वो 80 से कम होना चाहिए जो उत्तर है वो, और अधिकतम पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या लिखेंगे ऑप्शन 4 में से? नंबर डी 80 से कम बोला है, तो वो 80 से ज्यादा है, तो वो नहीं होगा। हाँ, 80 से कम बोला है तो 80 से ज्यादा है तो नहीं होगा, बिल्कुल सही। 64 क्यों गलत हुआ? और 64 ना 6 से 10 बार में 60 जाता है, फिर 64 नहीं जाता है। यानी क्या सीधा सीधा यूं कहो कि 64 को उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है 6 से भाग जाने वाली संख्या होगा। तो 6 से भाग नहीं जाएगा ना 64, 6 से भाग 64 को नहीं कर सकते, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। अब ये तो भाग जाता है 6 12 से, नहीं सॉरी 72 6 से भाग जाता है, 78 भी 6 से भाग जाता है, तो तुमने 78 को क्यों? अधिकतम लिखा है सर प्रश्न में। हाँ, यही चीज जानना था, मैं इसीलिए बोला था 3 शर्त है इस प्रश्न में। अधिकतम पूर्ण संख्या, अब रहने को दोनों 6 भी यानी सॉरी 72 भी 6 का गुणज है, और 78 या उल्टा कहें 72 का गुणनखंड भी 6 है, 78 का भी गुणनखंड 6 है। लेकिन अधिकतम पूर्ण संख्या लिखा होने के कारण बड़े को लेना था, तो 72 और 78 में बड़ा है हमारा 78, इसीलिए ये उत्तर सही हुआ। अब ध्यान दो, प्रश्न में ऑप्शन में ये 72 को शुरू में इसीलिए लिखा है ताकि वो आदमी इसी में सही टिक कर दे, क्योंकि इसका तो 6 गुणनखंड है, 80 से छोटा है, ऐसे कर दे। तो पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद उत्तर दोगे तब बिल्कुल सही उत्तर मिलता है। ठीक, तो इस तरह बच्चों इस प्रश्न में 6 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है लिखा है, तो उभयनिष्ठ माने उसी से भाग जाने वाला संख्या ही होगा पहला चीज। तो 6 से भाग जाने वाला केवल 2 संख्या था, ये ए और बी। 80 से कम में ऑप्शन डी कट गया। ठीक, अब बचा 2 ठो, तो अधिकतम पूर्ण संख्या के चक्कर में ये अधिकतम वाला आया।
78। आई बात समझ में? 12 के पांचवें गुणज को 5 के तीसरे गुणज से भाग करने पर प्राप्त होता है। कॉपी में हल करके देखोगे, उसके बाद ही बता पाओगे। ऑप्शन रुक डी जा, सर। ऑप्शन डी बता दिया। तो बाकी बच्चे चलो जी, इनको बताओ भाई, क्या किया तुमने, बताओ इनको। 12 से 5 को गुना किया तो 60 आया। 5 का तीसरा गुना 15 होता है। 15 से 60 को भाग किया तो 4 आया। 12 के पांचवें गुणज का मतलब होता है 12 का 5 बार पहाड़ा पढ़ना है, तो 12 पंचे 60 हो गया। 5 का तीसरा गुणज का मतलब होता है 5 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। अब से भाग करना है, माने से यानी 5 के तीसरे गुणज से भाग करना है। तो 60 को अगर ये 5 के तीसरा गुणज यानी 15 से भाग करेंगे तो 15 चौक 60, भागफल 4 मिला। यही ऑप्शन डी में दिया है बच्चों। सभी बच्चे जो कमेंट नहीं कर पाए हो या किसी कारणवश समझ नहीं पाए थे, बहुत ध्यान से सुनो और देखो। 12 के पांचवें गुणज का अर्थ समझना था केवल। तो 12 के पांचवें गुणज का अर्थ होता है 12 का पांचवें बार यानी 5 बार 5 बार पहाड़ा पढ़ो। तो 12 का 5 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 60 आता है। फिर लिखा है 5 का तीसरा गुणज, तीसरे गुणज यानी 5 का 3 ही बार पहाड़ा पढ़ना है, तो 5 तिया 15। अब गुणज से भाग करना है, तो 5 तिया 15 से ये जो संख्या मिला था 60, उसी को भाग करना है। तो भागफल क्या मिला? 4। यही सबको समझ में आया जो कमेंट नहीं कर पाए थे? एक बार यस सर बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। यस सर। अब चलिए भाई, अगला प्रश्न। 50 के सभी गुणनखंडों को आरोही क्रम में लिखो। बढ़िया अलग टाइप का क्वेश्चन है। तीसरे तथा क्या होगा? इस प्रश्न का नियम ये कहता है कि तुमको पहली बात तो 50 के सभी गुणनखंड को लिखना आना चाहिए। लिखने के साथ साथ उसको आरोही क्रम में लिखना आना चाहिए। तो आरोही क्रम का मतलब जो समझेगा वही बना सकता है। अब 50 का गुणनखंड लिखना जानेगा वो बना सकता है। आरोही क्रम में लिख लेगा तो फिर तीसरे नंबर का गुणनखंड खोजेगा और छठवें नंबर का गुणनखंड खोजेगा और उन दोनों को फिर योग करेगा यानी प्लस करेगा। तो चलो करो भाई, कौन कर सकते हैं। एक चीज याद रखो बच्चों, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का तुम लोग गुणनखंड लिखना सीख जाए रहो। यही चीज काम आने वाला है। 1 से 100 तक की संख्या का गुणनखंड लिखना आना चाहिए। किसका किसका कितना कितना तो गुणनखंड है, किसका सबसे ज्यादा गुणनखंड है, ये भी तुम लोग पता होना चाहिए। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी आया। चलो, मुझे तो पता नहीं है ऑप्शन डी है कि उत्तर की क्या। चलो भाई, 50 का गुणनखंड तुम लिखवाओ, बोलो। 50 का 1 2 गुणनखंड 5 10 25 30 50। 1 2 5 के बाद 10, 10 के बाद 25, 25 के बाद 50। 50 ये हो गया। अब देखो, 1 से लेकर ये सभी बढ़ते क्रम में लिखा है, यानी बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं बच्चों आरोही क्रम। अगर इसको अवरोही क्रम कहता, अगर ये अवरोही क्रम में कहता तो ऐसे लिखते। ये इसका अवरोही क्रम है। चूंकि प्रश्न आरोही क्रम कहा है तो यही आरोही क्रम है, ये वाला। अब ढूंढना था तीसरा गुणनखंड, तो 1 2 3, तीसरा गुणनखंड क्या मिला हमको? 5। छठवां गुणनखंड देखो क्या मिला? चौथा, पांचवा, छठवां यानी 50। अब तीसरा गुणनखंड 5, छठवां गुणनखंड 50। अब दोनों का योग करना है, जोड़ना है, तो 50 और 5 हो गया 55। यही आंसर में दिया है जो कि वेदांत ने कमेंट किया। तो समझ आया क्या करना था? यस सर। इसमें यस था सर। 3 चीज। पहला 50 के गुणनखंड लिखने आना चाहिए था।
दूसरा आरोही क्रम का अर्थ समझना था। तीसरा तीसरे और छठवें गुणनखंड को ढूंढकर उसको जोड़ना था। तो ये 3-4 चीजें जो बच्चा जानेगा वही कर पाएगा इससे प्रश्न। गुणनखंड लिखना, फिर आरोही क्रम में जमाना, उसके बाद तीसरा और छठवां गुणनखंड ढूंढना, फिर उसको योग करना। ठीक, तो ऐसे बनाया जाता है प्रश्न। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से असत्य है। किसी संख्या का गुणनखंड संख्या को पूर्णतः विभाजित कर, किसी संख्या का गुणज दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। एक सभी संख्या का गुणनखंड है। किसी भी संख्या के न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या 3 है। तो ऑप्शन डी क्यों गलत है, कौन बताएगा? वेदांत को छोड़ के। वेदांत तुम मत बताओ, बाकी बच्चे बताएंगे। ऑप्शन डी और बच्चे भी कमेंट किए हैं। किसी भी संख्या के न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या 3 होता है। ये क्यों गलत है, सिद्ध करके बताओ। असत्य है बोले हो ना इसको, तो तुमने कैसे में जाना ये असत्य है? चल वेदांत तू बता। हाँ, न्यूनतम मतलब छोटा संख्या, और छोटा संख्या एक ही होता है और बाकी सब उससे बड़े होते हैं। क्या सबसे छोटा संख्या एक होता है। न्यूनतम गुणनखंड, न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या कह रहा है वो। न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या, जैसे उदाहरण के लिए समझो, एक का क्या क्या गुणनखंड होता है? एक, दो का, एक और दो, एक और दो, और 6 का, 1 2 3 6, 1 2 3 6। ठीक। अब यहाँ क्या पूछ रहा है वो ध्यान दो। न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, गुणनखंडों की संख्या। तो किसी भी संख्या के लिए लिखा है तो बच्चों एक एक ऐसा संख्या है जिसका सबसे कम गुणनखंड होता है। गुणनखंडों की संख्या एक का सबसे कम होता है, वो होता है केवल और एक। एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, बाकी संख्या का एक से अधिक एक होता है। तो चूंकि किसी भी संख्या का लिखा है, इसलिए अगर किसी भी संख्या का न्यूनतम कहें तो वो एक होता है, 3 नहीं। 3 लिखा है, ऑप्शन में 3 लिखा है तो गलत है। इसीलिए तो गलत हुआ जी, ये असत्य वो पूछा था ना, वो तो असत्य तो छांटना था। अगर ये 1 लिखा होता तब तो ये सत्य हो जाता, हमको तो असत्य छांटना है ना। किसी भी संख्या का न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या 1 होता है। अगर यहीं पर किसी भी संख्या के जगह में किसी भाज्य संख्या का लिखा रहता तो ये कथन सही था। हाँ, क्योंकि किसी भी भाज्य संख्या का न्यूनतम जो गुणनखंडों की संख्या होता है वो 3 होता है। 3 से ही तो शुरू होता है। 3 गुणनखंड, जैसे 4 एक भाज्य संख्या है, तो देखना ये 4 ठो 3 ठो हुआ ना, 1 2 4। तो न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या भाज्य संख्या का 3 होता है। लेकिन यहाँ किसी भी संख्या लिख दिया तो किसी भी संख्या में भाज्य भी आ जाता है, अभाज्य भी आ जाता है, एक भी आ जाता है। 3 प्रकार का भाज्य अभाज्य हम बांटोगे तो 3 भाग बनता है। एक ना तो भाज्य है ना भाज्य, और भाज्य संख्या और बाकी अभाज्य संख्या। तो किसी भी संख्या लिखा रहेगा तो न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या 1 होता है और अधिकतम गुणनखंडों की संख्या अपरिभाषित होता है, अनंत होता है, उसको नहीं बता सकता। तो याद रखना, न्यूनतम गुण किसी भी संख्या का कहे तो 1, भाज्य का कहे तो 3, अभाज्य का 2 होता है, क्योंकि अभाज्य में 2 से कम होता है ना 2 से ज्यादा होता है। तो किसी भी अभाज्य संख्या में न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या 2 होता है।
और अधिकतम भी 2 होता है, लेकिन भाज्य में न्यूनतम 3 होता है और अधिकतम की कोई। अगला क्वेश्चन पढ़ो। 6 और 8 के प्रथम 2 उभयनिष्ठ गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। खटाखट कॉपी पेन चलाओ। सर ए। प्रथम 2 उभयनिष्ठ गुणज मिला लिखा है, तो प्रथम गुणज कौन सा मिला उभयनिष्ठ? प्रथम 24 और दूसरा 48 सर। 24 मिल गया तब दिक्कतें नहीं है। देखो, शायद हम 8 का अगर पारा लिख ले, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8 तो 6 पारा में आता नहीं है, 16 भी नहीं आता, तो 24 आता है। इसका मतलब 24 उभयनिष्ठ गुणज हो गया। प्रथम उभयनिष्ठ गुणज प्रथम मिल गया, तो उसका अगला वाला पहाड़ा यानी 24 का अगला पहाड़ा क्या है? 24 दूनी 48, यही हो गया दूसरा। अब गुणजों का योग बोला है तो योग करो। 4 8 4 12 7 72 आंसर। क्या किया उसको समझो बच्चों। 6 और 8 का प्रथम 2 उभयनिष्ठ गुणज, तो तुम प्रथम उभयनिष्ठ गुणज पहले जानोगे, और जानने का नियम कहता है कि बड़े संख्या का पहाड़ा लिख लो या दोनों का लिख लो ना, और उभयनिष्ठ मिलते तक। तो 8 एकम 8, 6 पारा में नहीं आता। 8 दूनी 16, 6 पारा में नहीं आता। 8 तिया 24, 6 पारा में आता है, मतलब 24 हो गया प्रथम। तो दूसरा क्या होगा? 24 का पहाड़ा, तो 24 दूनी 48। बस 2 ठो का गुणज बोला है, सॉरी योग बोला है, दोनों को जोड़ दिए। ठीक, ऐसे बनाना था। ये अंतिम क्वेश्चन आज की सॉल्विंग क्लास का। 12 और 18 के प्रथम 2 उभयनिष्ठ गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए सेम क्वेश्चन है, अगर पिछला वाला समझे होगे तो ये तुरंत बना सकते हो। वेदांत साहू ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। प्रथम उभयनिष्ठ गुणज कौन सा मिला? प्रथम उभयनिष्ठ 36 सर। 18 एकम 18, 18 12 पहाड़ा में 18। याद रखो बच्चों, बड़े संख्या का ही पहाड़ा लिखोगे। ऑप्शन तो नंबर ए 12 सर। उभयनिष्ठ गुणज जानना है तो 18 का पहाड़ा लिखेंगे। 18 एकम 18, 12 पहाड़ा में नहीं आता 18। 18 दूनी 36, तो 12 पहाड़ा में आता है 36। ये मिल गया प्रथम उभयनिष्ठ गुणज। अब प्रथम मिलेगा तो उसके बाद वाला उसका पहाड़ा होता है, तो 36 दूनी 72। अब 2 ठो मिल गया, 2 ठो उभयनिष्ठ गुणज। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 6 8, 7 3 10, 108 उत्तर। ठीक, तो आज का क्लास कैसा लगा बताओ भाई, समझ में आया? प्रश्न जो समझाए बहुत बढ़िया। यस सर, बहुत बढ़िया लगा। यस सर। यदि 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं हों, देखो 2 ठो संख्या है और वो 2 अंकों वाली संख्या है, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे का उल्टी हो, इसी को तुम नहीं समझे हो, इसीलिए गलती हुआ। ठीक है, तो प्रत्येक एक दूसरे का उल्टी हो। जैसे मैं 12 लिख दूं तो 12 का उल्टी क्या होगा? 21। इसी को समझना था। 12 का उल्टा 21 होगा। मान लो मैं लिख देता 65, तो 65 का उल्टा 56। हाँ, ये इसी उल्टी को पहले समझना। तो जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे का उल्टी हो, उनका योगफल किसी एक संख्या के योगफल का कितना गुना होगा कह रहा है। तो उनका योगफल लिखा है, तो उनका योगफल करो। तो मान लो मैं इन दोनों संख्या को माना हूं 12 और 21, तो देखो 12 और 21 को योगफल करो तो क्या मिला? 33 मिला। अब उनका योगफल किसी एक संख्या का योगफल, तो किसी एक संख्या, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। 3 होगा जी। कोई भी एक संख्या का जोड़ो, 12 का जोड़ोगे तो भी 3 होगा, 21 का भी जोड़ोगे तो भी 3 होगा। अब उसी 3 से कितना गुना होगा कह रहा है, तो भाग करना है 3 से 33 को, तो 11 आएगा। 11 से 33, उत्तर ये ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। ध्यान से सुनो क्या क्या करना पड़ा। अब तुम इसके जगह में कोई भी संख्या लोगे तो भी उत्तर आएगा ना, ये 11 उत्तर आएगा। तुम दुनिया का कोई भी संख्या सोच लो। चलो तुम ही लोगों को मन से बताओ क्या संख्या सोच रहे हो।
कोई भी संख्या सोचो। 40। 48। हाँ। चलो 48। अब 48 का उल्टा करो। 84। 48 का उल्टा हो गया 84। अब दोनों को जोड़ो, क्योंकि दोनों का योगफल लिखा है। तो ये हो गया 8 4 12 और 132। ये 8 4 12 1 13 यानी 132 हो गया। हो गया। अब 132 को हमको भाग करके देखना है ये अंकों के योगफल से। कितना लिखा है बताओ, इसके अंकों का योगफल करो किसी भी एक संख्या का। 12। अब 12 से भाग करके देखना, तो 12 बचा 1, फिर उतारेंगे 2, तो 12 1 कम 12, देखो 11 से उत्तर आया। यस सर। हाँ, तो दुनिया का तुम कोई भी 2 अंकों वाली संख्या लिख लो। 2 अंकों वाली संख्या लिखा है ना भाई, तो 2 अंकों वाली संख्या लिखना और उसका उल्टा करना। उल्टा करने के बाद जोड़ना, जोड़ने के बाद अंकों के योगफल से भाग करोगे तो उत्तर हमेशा 11 आता है। ये चीज इसको पूछा है। ठीक, समझ आ गया? यस सर। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है। देखो बच्चों ध्यान दो, इसको भी बता देता हूँ। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। उसका उल्टा चीज पूछ रहा है। दो संख्याएं 26 तथा 62 का योगफल। देखो ये 26 का उल्टा संख्या है ना 62, तो दो संख्याएं लिखा है 26 तथा 62 का योगफल, तो दोनों को जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 88। किस संख्या के 11 गुणा होता है लिखा है, तो 11 गुणा होता है। जब भी जिसका गुणा होता है करके लिखोगे ना तो उससे भाग करोगे तो 11 8 88। तो देख लो भाई 8 का 11 गुणा है ना, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। उस संख्या से भाग करना रहता है, याद रखना। यहाँ पर भी देखो कितना गुना लिखा है ना, तो इसलिए उस संख्या से भाग किए, योगफल वाला संख्या। तो यहाँ भाग करने से उत्तर भागफल मिलता है, वही उत्तर होता है। तो 11 से 11 गुणा होता है तो 11 से भाग कर दो, आ गया उत्तर 8। ये आंसर है।